हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ माय यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 6 के इतिहास विषय में अभी तक 6 अध्याय पढ़कर समाप्त कर दिए हैं। अब हमारे अगले अध्याय 7 की बारी है। इसका नाम है राज्य से साम्राज्य। जो राज्य थे वो राज्य से साम्राज्य किस तरह बने, इस पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने नए प्रश्न नए विचार पर पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने बुद्ध की कहानी, जैन धर्म की कहानी, किस्सा गौतमी की कहानी, उपनिषदों और तीर्थयात्रियों में जैसे फाहियान, हिंद, सांगीत, चीनी यात्रियां, इनके बारे में पढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और आश्रम व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ा। तो पिछले अध्याय हम लोगों ने इन चीजों पर बेस पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य से साम्राज्य। क्या? राज्य से साम्राज्य। तो आइए बिना किसी देरी को अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, रोशन के रुपए। इसमें रोशन के रुपए के में कुछ कहानी दी है, आइए समझते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। ये लड़की रोशन, इसको अपने जन्मदिन पर एकदम कड़क नोट मिले दादाजी से। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? शेरों पर विचार कर रही है, आखिर शेर क्यों बने हुए हैं? आइए समझते हैं इन शेरों की कहानी क्या है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। बहुत पुराना इतिहास है इनका, शेरों का। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। ये जो शेर हैं, इनको पत्थरों से काट कर बनाया गया था और फिर इन्हें सारनाथ के विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था और इनका एक बहुत लंबा इतिहास है। ठीक है, यही जो शेर हैं वो हम लोगों के रुपयों पर चित्रित होते हैं। जो कागज के नोट होते हैं उन पर ये चित्रित रहते हैं। जैसे 100 का नोट देखना, 10 का नोट देखना, उस पर ये चित्रित रहेंगे, आपको दिखेंगे। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अशोक के आदेशों पर यही ऐसे ही अभिलेख बनाए गए थे और इन जैसे और कई भी अभिलेख मिले हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उस साम्राज्य की स्थापना उनके दादाजी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इन्हीं चाणक्य, और जिनका नाम चाणक्य या कौटिल्य भी बोलते हैं, तो इन्हीं यही जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। ठीक है, और इन्हीं ने ही क्या चंद्रगुप्त की सहायता की थी राजा बनाने में, और यही चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है, प्रधानमंत्री अर्थात जो मंत्रियों में प्रधान मुख्य हो। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। चाणक्य के जो कई विचार हैं वो हमें किससे मिलते हैं? अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। उनके साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग इनमें इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। मतलब साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और कुछ नगर भी थे जो प्रमुख थे, जैसे कि उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम, तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम यानी कि आज के पाकिस्तान में। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग का था। आने जाने का मार्ग था। जहाँ पर ये तक्षशिला था वहीं पर ये पश्चिम क्या बोलते हैं, मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था वो। ठीक है, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिण भारत पर जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। शायद ऐसा माना जाता है कि नगरों में व्यापारी रहा करते होंगे या सरकारी अधिकारी या शिल्पकार रहा करते होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है,
साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का हिस्सा था वो ज्यादातर किससे भरा हुआ था? जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। जो मध्य भारत था अशोक के साम्राज्य के समय का, उस समय क्या था, मध्य भारत जो था वो अधिकतर जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के जो लोग रहते थे वहां पर वो अपना जीवन फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके व्यतीत करते थे। ठीक है, जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते होंगे जब अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे, जैसे कि आज हम लोगों को देखने को भी मिलता है। अलग अलग राज्यों की ज्यादातर अलग अलग पोशाक, जैसे पंजाब में पगड़ी और ये तुम्हारा कुर्ता होता है। ठीक है, कुर्ता पैजामा ये सब पहनते हैं। ठीक, ऐसे मणिपुर की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, सब की अलग अलग वो है, क्या बोलते हैं, पोशाकें हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे। ये मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं। जो आपकी जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र ही थे वो। ये पाटलिपुत्र रही, ये उज्जैन रहा। ठीक है, ये तक्षशिला रहा जो आज के पाकिस्तान मैंने बताया था। ठीक है, ये और ये तुम्हारी ब्रह्मगिरी ये रहा। ठीक है, ब्रह्मगिरी, और ये कुछ हैं प्रसिद्ध चीजें, इनके बारे में हम लोग आगे आगे समझेंगे। ये मानचित्र जो मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख के प्राप्ति स्थल, और ये लाल बिंदु से ही यहाँ पर अभिलेख मिले हैं। लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं, इनसे क्या अभिलेख मिले हुए हम लोगों को। ठीक है, अभिलेख के प्रति स्थल, ठीक, प्राप्ति स्थल। अब आइए समझते आगे। यहाँ पर कुछ रह गया था अपना बिंदु, ये वंश। आइए वंश के बारे में समझ लेते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। ठीक है, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मौर्य साम्राज्य के जो 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं वो कौन कौन से हुए? पहले तो चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उसका बेटा बिंदुसार और उनके बिंदुसार के पुत्र अशोक। ठीक है, आइए आगे समझते। राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न थे? जो राज्य थे वो साम्राज्य से कैसे भिन्न थे? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि जो राज्य होते थे वो राज्यों में छोटे छोटे होते थे, तो उनकी सेना रखने के लिए भी कम सेना चाहिए होती थी और संसाधनों की भी कम आवश्यकता होती थी। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते तो उनकी सेना रखने के लिए भी काफी व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी और उनके संसाधनों की भी काफी आवश्यकता होती थी, और जो कर लेते थे उनके अधिकारियों की भी कईयों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अब आइए समझते हैं आगे। साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मतलब जहाँ जो साम्राज्य होता था उसमें जो उसकी राजधानी होती थी उस पर सीधे राजा का ही शासन होता था, सम्राट का ही शासन होता था। ठीक है, और इसके इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उसको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता, और जो अधिकारी कर इकट्ठा करने जाते थे उनको कईयों को वो वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो संदेश वाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जो जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो राजा के अधिकारी हैं जासूस किस तरह से काम कर रहे हैं इन पर नजर रखते थे। कौन? संदेश वाहक। इन सबके ऊपर सम्राट था। इन सबके ऊपर क्या कौन था? सम्राट होता था। अधिकारियों और संदेश भाग और जासूसों के ऊपर सबसे ऊपर कौन रहता था? सम्राट था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जो राजा
परिवार के एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता। इन पर क्या तक्षशिला या उज्जैनी जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल या गवर्नर बना कर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। ठीक है, इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, वो जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो था वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहां वहां रहने वाले वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। जो जंगलों में रहते थे उनसे आशा की जाती थी कि जो अधिकारी हैं मौर्य साम्राज्य उनको वो ये हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर देंगे। ठीक है, नजराना, आइए समझते हैं नजराना क्या होता था। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, जो अपनी इच्छा से इसे राजा को देते थे, उसे नजराना बोलते थे। और नजराना कोई नियमित रूप से इकट्ठे नहीं किए जाते, वो अनियमित रूप से ही इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, राजधानी में सम्राट, आइए समझते हैं राजधानी में सम्राट क्या है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से आया था। पश्चिम एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। ठीक है, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, सम्राट सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हथियारों का सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के लिए सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि वहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि राजा को क्या खतरा होता था। क्या होता था राजा को खतरा। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार एक कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, जो पहले मौर्य साम्राज्य के समय जो पाटलिपुत्र हुआ करता, वो आज के आधुनिक पटना जिसे हम बोलते हैं के बारे में आइए समझते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। और ये है क्या, विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर यानी कि दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। जो द्वार हैं 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और
कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी महल भी काठ से बना हुआ, राजा का महल भी किससे, काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया, जिसे क्या, पत्थर की नक्काशी से अलंकृत यानी कि सजाया गया है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, आइए समझते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट है, कैसे था इसके बारे में समझते हैं हम लोग। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक में से एक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मौर्य वंश में एक अशोक ही ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए किनका उपयोग किया, अभिलेखों का उपयोग किया। ठीक है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख वो किसमें हुए हैं, किसमें लिखे हुए हैं, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। किसमें, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के अभिलेख ज्यादातर वो किसमें लिखे हुए हैं, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। आइए समझते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वो तटवर्ती उड़ीसा, जो आज का उड़ीसा राज्य, उसी का नाम पहले क्या था, कलिंग था। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग को यानी उड़ीसा को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से विस्तृणा हो गई। विस्तृण है ना, बहुत बुरा लगा उनको। युद्ध का जब अंत में परिणाम हुआ कि बहुत नरसंहार हुआ, तो उसको उनको देखकर बहुत बुरा लगा। किसे, अशोक को। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। और अशोक ने निर्णय लिया, ये मतलब इन्होंने ये एक तरह का क्या बोलते वचन ले लिया कि हम अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये अशोक ने कहा खुद से। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। आइए समझते हैं कलिंग का युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख कौन सा है। आपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बताया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब जब राजा अशोक राजा बना तो उसके 8 साल बाद उसने क्या, कलिंग युद्ध की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए, बंदी बना लिए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इससे क्या, मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। क्योंकि जब स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दासों और मृतकों के लिए प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों की इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ये अशोक ने अपने अभिलेख में बताया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैंने यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी यह युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचने की चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुए, ये आप लोग बताइएगा। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। जो धम्म है वो संस्कृत शब्द धर्म है, उसका ही प्राकृतिक रूप क्या है, धम्म है। ठीक है, अशोक का धम्म। आइए समझते हैं अशोक के धम्म के बारे में। अशोक का धम्म क्या था। ठीक, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अपने व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। अशोक जो बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी,
चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को निदान निदान यानी कि उपचार उनका कर्तव्य है। मतलब इस इन समस्याओं का समाधान करना उनका उनका कर्तव्य है, अशोक ने समझा। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। इसलिए उन्होंने क्या धम्म महामात नामक अधिकारी की क्या नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, जो जगह जगह जाकर क्या धम्म की शिक्षा देते थे, जो अशोक का धम्म था। ठीक है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों और प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र और पुत्री श्रीलंका को धम्म के प्रसार के लिए कहाँ भेजा था अशोक ने? श्रीलंका में। कहाँ भेजा? श्रीलंका में। ठीक है। तो अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र। और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। कहाँ भेजा गया था इनको? श्रीलंका भेजा गया था। किस लिए? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। ठीक है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। अभी कहाँ रखा गया? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। उस समय मूर्ति कला का नमूना उस समय की। ठीक है। उन्होंने सड़कें बनवाई। उन्होंने क्या सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। किसने? अशोक ने। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा भी की व्यवस्था की। और अशोक ने क्या जानवरों और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था है की। ठीक है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश रहा, आइए उसके बारे में समझते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, अशोक ने कहा। ठीक है। इसके बदले में यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। इसके बदले लोग दूसरी रीतियों को माने वह ज्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, आइए समझते हैं। ये रीतियां हैं अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, ये अशोक ने कहा। ठीक है। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। अशोक ने कहा। अशोक ने क्या क्या कहा, मतलब अपने धर्म में उसने बताया कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों लोगों का आदर करना चाहिए और सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए और अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी आदर करना चाहिए और दूसरे धर्म में जो अच्छी बातें उनको समझते हुए उस धर्म का आदर करना चाहिए। ठीक, सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखिए आरंभिक ब्राह्मी, ऐसे जो छोटा आ होता है आ अक्षर, तो आरंभिक ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि में ऐसा आ गया, हिंदी में, बांग्ला में ऐसा लिखा जाता है, मलयालम में आ को ऐसा लिखा जाता है और तमिल में आ को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। ठीक। तो इस तरह से ये आपका जो अध्याय वो समाप्त हो जाता है। इसमें हम लोगों ने ये ब्राह्मी लिपि के बारे में समझा, अशोक के धम्म के बारे में समझा। ठीक है। और ये तुम्हारे अशोक का धम्म क्या था इसके बारे में लोगों ने समझ लिया। कलिंग के युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अशोक एक अनोखा सम्राट था, इसके बारे में समझा कि अशोक कैसे एक मौर्य वंश में एक अनोखा सम्राट रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है। और राजधानी से में सम्राट किस तरह शासन करता है इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। ठीक है। राज्य साम्राज्य से किस तरह से भिन्न थे इसके बारे में समझ लिया। ठीक है। जहां से अभिलेख मिले इनको और देखते हैं। देखो लंपक से अभिलेख मिला है। ठीक है। मनसेहरा में से अभिलेख मिला, कंधार से अभिलेख मिला, कालसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, बहापुर दिल्ली,
ठीक है। यहाँ सब जहाँ पर ये लाल बिंदु दर्शाए गए हैं, यहाँ पर सबसे क्या अभिलेख मिले हुए हैं अशोक के, ठीक है। ये सारनाथ का स्तंभ, ठीक, ये देखो अशोक स्तंभ, इससे ये सब मिले हैं हम लोगों को, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने अशोक की कुल मिलाकर अशोक की कहानी पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया कि अशोक ने किस तरह से कलिंग की विजय प्राप्त की और उसने अपने जो धम्म था उसको कैसे प्रचार प्रसार किया और कहाँ कहाँ किया, ठीक है। प्रचार प्रसार के लिए उसने किस किन चीजों का उपयोग किया, जैसे उन्होंने अभिलेखों का उपयोग किया और धम्म महामात्य एक अधिकारी की नियुक्ति की जो धम्म का प्रचार प्रसार करता रहे, ठीक है। इसके बारे में समझो। और अशोक ने अपने धम्म के बारे में क्या बताया कि दूसरे धर्मों की आदर करना चाहिए, बड़ों लोगों का आदर करना चाहिए और जो अपने नौकर और दास उनके प्रति एक करुणा भावना रखनी चाहिए और ब्राह्मणों को श्रमणों को दान देना चाहिए। इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अशोक का जो स्तंभ है, शेर स्तंभ, सिंह स्तंभ, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने कुल मिलाकर के राज्य जो थे वो साम्राज्य कैसे बन गए, मतलब, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर इस अध्याय में हम लोगों ने ज्यादातर फोकस किया मौर्य साम्राज्य के ऊपर। मौर्य साम्राज्य में अशोक के जीवन से रिलेटेड अशोक की कहानी को हम लोगों ने इस अध्याय में ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग अगले अध्याय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और इस जो पीडीएफ आपकी ये बुक पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मयूख पर मिल जाएगी और इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी विद मयूख उसके टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों की। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।